हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जापान ने एक बड़ा कदम लिया है। वो क्या है कि हमारे भारत की उत्तर पूर्वी में और बंगाल की खाड़ी ये सबको जुड़ाने का प्लान किया है। कौन? जापान ने। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले तो हम इसकी इंट्रोडक्शन और इसका उद्देश्य क्या है वो भी जान लेते हैं। तो जापान के डिप्टी विदेश मंत्री होरी इवाओ ने हाल ही में घोषणा की है कि वो जापान भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने की योजना में सहयोग करेगा। तो इसका उद्देश्य केवल भौगोलिक कनेक्टिविटी नहीं होगा, बल्कि आर्थिक में, राजनीतिक में और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। यानी जापान सीधे तरीके से चाहता है कि वो कैसे जापान से लेकर हमारे भारत की उत्तर पूर्व भारत में ये और बंगाल की खाड़ी को ये सबको जोड़ना चाहता है, ताकि वो चीन को काउंटर किया जा सके। तो यह परियोजना उत्तर पूर्व भारत में विशेष रूप से जैसे असम में, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश है, इसमें सब कनेक्ट करना चाहता है। तो इन राज्यों की भौगोलिक स्थिति दक्षिण एशिया और पूर्वोत्तर एशिया को जोड़ने वाली रणनीतिक गलियारा की तरह भी है। तो इसीलिए जापान ज़्यादा ध्यान दे रहा है कनेक्टिविटी के लिए। तो जापान की योजना केवल सड़क और रेलवे नेटवर्क तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह बंदरगाह और लॉजिस्टिक हब के विकास को भी कवर करती है। तो उद्देश्य तो इसकी साफ है कि भारत के उत्तर पूर्वी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और आर्थिक कॉरिडोर को से जोड़कर क्षेत्रीय विकास को तेज करना और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करना, ये सब चाहता है जापान, और इसका साथ भी भारत पूरी तरह से दे रहा है। तो भौगोलिक और रणनीतिक महत्व क्या है वो भी जान लेते हैं। तो उत्तर पूर्व भारत प्राकृतिक रूप से अलग थलग और पर्वतीय क्षेत्र में बसा हुआ है। तो इसे स्थानीय उत्पादन और व्यापार को देश के बाकी हिस्सों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो बंगाल की खाड़ी से कनेक्टिविटी बनने पर न केवल माल का और सेवाओं की गति का ये सब बढ़ेगी, बल्कि यह रणनीतिक रूप से चीन के प्रभाव को संतुलित भी करेगा और यहाँ पर हमें मदद भी मिल सकेगा। तो जापान इस परियोजना को अपने इंडो पैसिफिक नीति के तहत ही दिखाता है, जिसमें वह भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों को आर्थिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से जोड़ना चाहता है। इसके क्या होगा अतिरिक्त, यह परियोजनाएं भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के उद्देश्यों को भी सुदृढ़ करेगी, जिससे एशियन देशों के साथ व्यापार हो सकेगा और निवेश के रास्ते भी मजबूत हो सकेंगे। तो मुख्य परियोजनाएं की घटक के बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना के मुख्य घटक क्या होगा? तो सड़क और रेलवे नेटवर्क बिछा सकेंगे। तो उत्तर पूर्वी राज्यों को बंगाल की खाड़ी के प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ना होगा। बंदरगाह और लॉजिस्टिक हब भी हम कर सकेंगे। विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी में कंटेनर टर्मिनल्स और स्टोरेज फैसिलिटीज का निर्माण भी हो सकेगा। तो स्मार्ट शहर और औद्योगिक हब भी बन सकेगा, जैसे ई कॉमर्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास भी हो सकेगा। तो ये सभी घटक परियोजनाएं हैं जो सिर्फ एक भौतिक मार्ग नहीं है, बल्कि आर्थिक कॉरिडोर भी बनाते हैं। तो जापान की रणनीतिक भूमिका क्या होगा? तो जापान का इस परियोजना में योगदान वित्तीय के रूप में होगा, यानी पैसे मिलेगा, तकनीकी भी देगा और ज्ञान आधारित भी होगा, यानी ज्ञान भी देगा। तो वित्तीय सहायता क्या क्या हो सकता है? जैसे जापान अपनी ओडीए या ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट और सॉफ्ट लोन के माध्यम से परियोजनाओं का प्रारंभिक फंडिंग कर सकेगा। तकनीकी सहयोग कैसे करेगा? तो जापानी इंजीनियरिंग और स्मार्ट लॉजिस्टिक तकनीकों परियोजनाओं में लागू की जा सकेगी। रणनीतिक साझेदारी की बात करें तो यह परियोजना जापान और भारत के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत भी करेगा। तो इससे जापान को भारत में निवेश के लिए अवसर भी मिलेंगे और इंडो पैसिफिक में उसकी स्थिति भी मजबूत हो सकेगा। तो आर्थिक प्रभाव और संभावना क्या हो सकते हैं? तो इस परियोजनाओं से उत्तर पूर्व भारत में आर्थिक गतिविधियां तेज भी होगी, जैसे स्थानीय व्यापार हो सकेगा। तो कृषि और हस्तशिल्प उत्पाद सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकेगा। नौकरी भी सृजन होगा,
जैसे निर्माण में के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, बंदरगाह के लिए और औद्योगिक हब के लिए स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। विदेशी निवेश भी आएगा, जैसे जापान और अन्य देशों के निवेशकों को भरोसा मिलेगा और एफडीआई भी बढ़ सकेगा। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी हो सकेगा, जैसे सड़क पर, रेलवे पर, बंदरगाह पर और डिजिटल नेटवर्क से भी सप्लाई चेन की लागत और कम समय में हो सकेगा। और सुरक्षा और भू राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो इस परियोजना का भू राजनीतिक महत्व भी बड़ा है, जैसे चीन के मुकाबले रणनीतिक हो सकेगा। तो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को संतुलन करने के लिए यह वैकल्पिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, तो सेनाओं की गतिशीलता में भी काम आएगा। तो आवश्यक पड़ने पर उत्तर पूर्वी राज्यों में सेना और सुरक्षा बलों की त्वरित आवाजाही भी आसानी हो सकेगी। तो चाइना से हमें टेंशन लेने की बात नहीं होगा। उसके बाद रीजनल स्टेबिलिटी भी होता है, तो पड़ोसी देशों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक साझेदारी से क्षेत्र में स्थिरता भी बढ़ेगी। तो पर्यावरणीय और सामाजिक पहलू क्या हो सकते हैं? तो भले ही परियोजनाएं आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, तो इसके पर्यावरण और सामाजिक असर भी पड़ता है, तो इसको हमें ध्यान देना होगा। जैसे जंगल और जल स्रोत को देखना पड़ेगा, जैसे पहाड़ी और नदी क्षेत्रों में निर्माण से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी पड़ता है, तो स्थानीय जनजातियों का जीवन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो परियोजनाओं से भूमि उपयोग हो सकता है और पारंपरिक जीवन शैली प्रभावित भी हो सकता है। तो हरित तकनीकी का उपयोग भी हो सकता है, जैसे जापान के सहयोग से रिन्यूएबल एनर्जी और लो इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन, ये सब तकनीकें भी अपनाई जा सकती है। तो सटीक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और कम्युनिटी एंगेजमेंट से इन प्रभावों को कम किया जा सकता है। तो डिजिटल और तकनीकी दृष्टिकोण से कैसे होगा? तो परियोजना में हाई टेक लॉजिस्टिक और स्मार्ट सिटी प्लानिंग भी शामिल होगा। तो आईओटी और एआई की बात करें तो लॉजिस्टिक ट्रैकिंग हो सकेगी और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी उपयोग होगा। तो डिजिटल पेमेंट और ट्रेड पोर्टल्स भी खोलेंगी, तो व्यापार और ई कॉमर्स को तेज करेंगे इससे। तो रिमोट मॉनिटरिंग भी होगा, तो पर्यावरणीय प्रभाव और सुरक्षा निगरानी के लिए तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। तो यह तकनीक पहल परियोजना को सिर्फ भौतिक कनेक्टिविटी से बढ़कर डिजिटल कॉरिडोर भी बदल सकता है। तो स्थानीय उद्योग और कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। तो उत्तर पूर्व भारत की कृषि और स्थानीय उद्योग इस परियोजना से सीधे लाभान्वित हो सकते हैं, जैसे पेरिशेबल गुड्स एक्सपोर्ट हो सकता है, जैसे चाय में मसाले, तेज फल, ये सब सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजे जा सकते हैं। इससे बहुत फायदा हो सकता है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए। तो हिमालयन क्राफ्ट भी होंगे, जैसे हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना आसान हो सकेगा। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, यानी स्थानीय युवाओं को कंस्ट्रक्शन में, लॉजिस्टिक में और टेक स्किल में प्रशिक्षण भी मिल सकेगा। तो इससे रीजनल वैल्यू चेन और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो भविष्य की संभावनाएं और विस्तार के बारे में जान लेते हैं। तो भविष्य में यह कॉरिडोर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशियन ट्रेड इंटीग्रेशन भी हो सकेगा। तो एशियन ट्रेड इंटीग्रेशन से क्या होगा? इसे दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है, यानी दक्षिण से पूर्व एशिया तक व्यापार नेटवर्क को फैलाया जा सकता है। तो मैरीटाइम कनेक्टिविटी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के अन्य देशों तक माल और सेवाओं की विस्तार हो सकता है। तो रीजनल हब डेवलपमेंट भी होगा, जैसे आसाम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, ये सब में रीजनल ट्रेड हब भी बन सकता है। तो जापान के दीर्घकालिक निवेश और तकनीकी सहयोग से यह कॉरिडोर एशिया पैसिफिक में एक प्रमुख लॉजिस्टिक आर्किटेक्चर व आर्टिलरी बन सकता है। तो नैतिक और राजनीतिक चुनौतियां भी होगा, जैसे परियोजना के लिए कुछ चुनौतियां हैं, जैसे स्थानीय लोग विरोध कर सकते हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण और पारंपरिक जीवन शैली पर प्रभाव के कारण विरोध हो सकता है, वहाँ के लोग कर सकते हैं। तो राजनीतिक स्थिरता भी हो सकता है, तो विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन जरूरी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा ये। उसके बाद जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ सकता है, जैसे चीन और पड़ोसी देशों के राजनीतिक दबाव से परियोजना प्रभावित हो सकता है। उसके बाद इस चुनौतियों का समाधान ट्रांसपेरेंट प्लानिंग से, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से
और मल्टी लेवल डिप्लोमेसी से किया जा सकता है। तो कंक्लूजन क्या होगा, यानी भारत और जापान के लिए रणनीतिक महत्व क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो यह परियोजनाएं केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, यह भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बल भी देता है और उत्तर पूर्व को आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाता है। तो जापान के लिए यह इंडो पैसिफिक में स्थिर रहेगा और भरोसेमंद साझेदार का अवसर भी मिलेगा। तो रणनीतिक दृष्टि से यह चीन के प्रभाव को संतुलित भी करेगा और रीजनल स्ट्रेटेजी भी बनाए रखेगा और आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण को भी मदद मिल सकेगा। तो आर्थिक दृष्टि से यह स्थानीय उद्योग भी फायदा होगा और कृषि, रोजगार और विदेशी निवेश के लिए भी नए रास्ते खोल सकते हैं। तो यदि सही तरीके से एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट को मैनेज किया जाता है तो यह कॉरिडोर भारत और जापान के लिए लंबी अवधि तक फायदेमंद साबित हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। थैंक यू।